हिंद दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम इस चैनल पे डेली पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज़ को डिस्कस करते हैं। आज उसका 35वां डे है और आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी के 10 एमसीक्यू को, जिनमें से आज हम इस प्रकार के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू सीरीज़ भी, और इसके साथ साथ हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग लेक्चर के अंत तक बने रहिएगा। आपको पूरा प्रयास किया जाएगा कि एमसीक्यू के साथ साथ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज फर्स्ट एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हम जानेंगे। अगर आप लोगों को पहले से पता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है तो आप लोग अभी बताओ। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में जानेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, फंडामेंटल राइट्स, फेडरलिज्म, नेशनल इमरजेंसी, 42nd अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस हुआ था इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहा जाता है, तो इसके सारे चेंजेस के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, वोटिंग एज के बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी इसका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस लेक्चर्स के अंत तक बने रहिएगा। हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज है पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज़ का कितना दिन, तो आज पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का 35वां डे है। और आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिसाइड्स द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। तो कौन डिसाइड करता है पार्लियामेंट में, जो है ना, वो कौन डिसाइड करता है डिसक्वालिफिकेशंस को किसके अंदर, तो एंटी डिफेक्शन लॉ रिलेटेड जो है वो कौन डिसक्वालिफिकेशन डिसाइड करता है पार्लियामेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, प्रेसिडेंट, इलेक्शंस कमीशन, स्पीकर या चेयरमैन या सुप्रीम कोर्ट। इसका आंसर दो। हम पहले समझ लो कि एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या होता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ बोले तो मान लो कि बीजेपी पार्टी जीत गई। ठीक है, बीजेपी पार्टी मान लो जीत गई। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का एक मेंबर, ठीक है, एक मेंबर जो है वो चाह रहा है ना, आफ्टर जीतने के बाद, बीजेपी के जीतने के बाद वो चाह रहा है कि हम कांग्रेस से बीजेपी में चला जाए। ठीक है, कांग्रेस से बीजेपी में चला जाए। तो ये लॉ जो है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ, तो इसको प्रिवेंट करने का काम करता है, यानी रोकने का काम करता है कि ये मेंबर जो है ना वो क्या करेगा, इस पार्टी से इस पार्टी में नहीं जा सकता, यानी कांग्रेस से जो है ना वो बीजेपी में नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसका मेंबरशिप जो है ना वो छीन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ में बताता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो पार्टी को जो है ना प्रिवेंट करने का काम करता है कि कोई मेंबर जो है वो पार्टी छोड़कर ना भागे, तो ये काम करता है। ठीक है, तो इसको डिस्क्वालीफाई करने का काम जो है वो कौन करता है, पार्लियामेंट में। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीकर या चेयरमैन जो है वो डिस्क्वालीफाई करने का काम करता है। चेयरमैन बोले तो राज्यसभा में चेयरमैन और लोकसभा में जो है वो स्पीकर जो है वो इसको डिस्क्वालीफाई करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे समझो अच्छे से। एंटी डिफेक्शन लॉ इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो कि प्रिवेंट्स करता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, और स्टेट में भी बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, स्टेट का भी जो है ना, स्टेट में भी जो है वो प्रिवेंट करने का काम करता है। कौन, तो पॉलिटिकल पार्टी को जो है चेंज होने से जो है ना वो रोकता है। ठीक है, तो स्टेट में जो स्पीकर होता है वो भी जो है वो प्रिवेंट करने का काम करता है। इट्स मेन एम टू, क्या होता है इसका मेन लक्ष्य जो होता है, टू मेंटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसका मेन लक्ष्य क्या होता है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखना एंड स्टॉप पार्टी होपिंग, यानी पार्टी का जो होप है, जो आशा है, उसको क्या करना, तो बचाए रखना। ये काम होता है एंटी डिफेक्शन लॉ को। ठीक है, अब देखो हम आगे समझते हैं इसके और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। वाई इट वाज नीडेड, तो इसकी ज़रूरत क्यों था, यहाँ पहले समझो। 1945 से पहले जो है ना, मैनी पॉलिटिशियंस चेंजिंग देयर पार्टीज, कई सारे पॉलिटिशियंस जो थे क्या कर लेते थे, पॉलिटिकल पार्टी को जो है ना वो चेंज कर लेते थे फ्रीक्वेंटली। ठीक है, आसानी से। जैसे कि बोला जाता है, एक बोलचाल की भाषा में बोला जाता था पहले कि आया राम गया राम। जैसे कि हम बिहार का नीतीश कुमार को बहुत अच्छे से समझते हैं कि वो पार्टी जो है ना वो उसको बोला भी जाता है कि बदलू करके उसे कुछ बोला जाता है। ठीक है,
नीतीश कुमार को, ठीक है। तो यानी कि वो हमेशा जो है ना वो पार्टी बदल लेता था, इसलिए बोलचाल की भाषा में बोला जाता था पॉलिटिकल पार्टी को पहले कि आया राम गया राम, ठीक है, पार्टी हमेशा बदल लेते थे, ठीक है। तो पॉलिटिक्स इसके कारण जो है क्या था, अनस्टेबल गवर्नमेंट हो जाता था, है ना। अब ये देखो ये किस तरह काम करता है, सो देखो, आफ्टर विनिंग इलेक्शंस इफ एन एमएलए और एमपी लीव्स द पार्टी, अगर कोई एमपी और एमएलए जो है ना जीतने के बाद जो है ना पार्टी छोड़ के भागेगा, अगर पार्टी छोड़ के भागेगा तो क्या किया जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और ये एंटी डिफेक्शन लॉ इसको क्या कर रहा है, तो प्रिवेंट करने का काम कर रहा है, ठीक है। अगर छोड़ के भागेगा तो क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इफ़ ही वोट्स अगेंस्ट पार्टी विप, अगर वो पार्टी के अगेंस्ट भी वोट किया ना तब भी उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ध्यान रखना। और यहाँ देखो, इफ़ एन इंडिपेंडेंट ज्वाइन से पार्टी, अगर कोई इंडिपेंडेंट ज्वाइन स्विप कर ले पार्टी आफ्टर विनिंग द, मतलब जीतने के बाद, तब भी उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इन कैटेगरी को ध्यान में रखना, ठीक है। इस तरीके से जो है वो मेंबर्स को क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। इससे क्या होता है, तो गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल रहती है। अब यहाँ पे देखो, अंडर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड, एंटी डिफेक्शन लॉ को जो है ना वो ऐड कर लिया गया था, कहाँ पे, तो हमारे संविधान के 10th शेड्यूल में जो है ना वो ऐड कर लिया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ को, कहाँ पे, 10वां शेड्यूल में। कितना शेड्यूल है, कितना शेड्यूल है संविधान में, तो 12 शेड्यूल है, ठीक है। टोटल कितना है, तो 12 शेड्यूल थे। जब संविधान बना था तब कितना शेड्यूल था, ये बताओ, ठीक है। संविधान बना था तब कितना शेड्यूल था, ठीक है। डिसीजन इज टेकन बाय, तो कौन डिसाइड करते हैं इसके बारे में अभी बता चुके हैं कि लोकसभा में स्पीकर डिसाइड करते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन डिसाइड करते हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन को वाइस प्रेसिडेंट ही बोला जाता है राज्यसभा में, ठीक है। स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, और स्टेट में जो है वो स्पीकर डिसाइड करते हैं, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो आज का सेकेंड क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया बोरोड फ्रॉम, जुडिशियल रिव्यू जो है वो किस कंट्री से बोरो किया गया है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है ये समझ लो पहले, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है हम ये भी बताएंगे, लेकिन ये जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है ये समझो। जुडिशियल रिव्यू का मतलब आसान भाषा में समझो कि मान लो सरकार जो है ना वो कोई लॉ बना रही है, ठीक है, कोई लॉ बना रही है, और इस लॉ को जो है ना वो कोर्ट जो है ना वो देखने का काम करता है कि ये कहीं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। जुडिशियल रिव्यू जो है वो क्या करता है, तो इस लॉ को देखने का काम करता है कि कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशंस का वायलेशन तो नहीं कर रहा है। तो इसी को हम जो कहते हैं ना जुडिशियल रिव्यू करना, उसे देखना, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया था, इसको जुडिशियल रिव्यू को कहाँ से बोरो किया गया था, तो जुडिशियल रिव्यू जो बोरो किया गया था वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यूएसए से जो है वो जुडिशियल रिव्यू को बोरो किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जुडिशियल रिव्यू जो बोरो किया गया था वो यूनाइटेड स्टेट्स से बोरो किया गया था। अब यहाँ पे समझो कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर ऑफ कोर्ट्स टू चेक वेदर ए लॉ और गवर्नमेंट एक्शन इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशंस और नॉट। हमने अभी बता दिया कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब जो है वो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट के पास पावर है कि गवर्नमेंट जो लॉ बना रही है ना उसको चेक करती है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से है या नहीं, तो ये चेक करना ही क्या कहलाता है, जुडिशियल रिव्यू कहलाता है, ठीक है। इफ़ वायलेट्स, अगर कॉन्स्टिट्यूशंस का वायलेट हो रहा हो, द कोर्ट कैन डिक्लेयर इनवैलिड, तो उसको क्या कर देते हैं, उसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। अमान्य रूप से उसको मतलब उसको नहीं माना जाता। फिर अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस हम देखते हैं, ये हमारे संविधान में जो है वो कहाँ पे दिया गया है, तो आर्टिकल 13 में जो है वो लॉज वायलेशन फंडामेंटल राइट्स आर वाइड। अगर कोई लॉ को वायलेट करेगा तो उसको क्या कर देता है, उसको कोई फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो तो उसको वाइड यानी कि रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। और उसी तरह से आर्टिकल 32 में जो है वो क्या बताया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना पावर देता है टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर क्या है, तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का पावर है, ठीक है।
उसी प्रकार से आर्टिकल 226 में जो है वो हाई कोर्ट पावर टू इशू रिट्स, हाई कोर्ट के पास पावर जो है वो 226 के तहत जो है वो रीट जारी करने का है, और 32 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो रीट जारी करने का पावर है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेशन हो रहा हो तब, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इंपॉर्टेंट केस इससे रिलेटेड, इन केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, उसमें क्या बताया था कि जुडिशियल रिव्यू जो है ना, क्या बताया था, जुडिशियल रिव्यू जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। कब बताया था, तो केशवानंद भारती केस में बताया था कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर जुडिशियल रिव्यू जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता तब क्या होता, हम आगे बताएंगे, ठीक है। पार्लियामेंट काई नॉट रिमूव इट, यानी पार्लियामेंट जो है ना वो जुडिशियल रिव्यू को क्या रिमूव नहीं कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि पार्लियामेंट जो है वो इसके अगेंस्ट नहीं लॉ बना सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर है ना, आर्टिकल किसके तहत पावर है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकता है, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। पार्लियामेंट के पावर्स है लॉ बनाने का, लेकिन जो है जो भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है, ठीक है, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करके लॉ नहीं बना सकता है पार्लियामेंट, ठीक है। तो इसी के बारे में जो है बताया गया था। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, आज का नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कौन जो है ना वो पार्ट नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर का, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम कई बार समझा चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो पीछे के लेक्चर में देख सकते हो, काफ़ी अच्छा से हम बताए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कौन नहीं है। अभी हम बताएं कि जुडिशियल रिव्यू जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। फेडरलिज्म जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है ना वो नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या करता है, तो गवर्नमेंट को जो है ना वो गाइडलाइन प्रदान करता है, ठीक है। ये जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अभी हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, अगर नहीं होता तो क्या होता, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट क्यों नहीं है, ठीक है। तो हम आगे चर्चा करने वाले हैं, ध्यान से केवल सुनो, ठीक है, और हो सके तो नोट्स बनाओ। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीपीएसपी, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज ए होल आर नॉट डिक्लेयर बेसिक स्ट्रक्चर। पर्पस ऑफ डीपीएसपी यहाँ समझ लो क्यों नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट, ठीक है। तो डीपीएसपी के बारे में जो है वो हमारे संविधान के पार्ट 4 में दिए गए हैं, आर्टिकल 36 से जो है वो 51 में है, ठीक है। देखो डीपीएसपी जो है वो क्या काम करते हैं, तो देखो दे एक्ट एज ए इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नमेंट, ये इंस्ट्रक्शंस देने का काम करता है गवर्नमेंट्स को, ठीक है, ऑन हाउ टू गवर्न द कंट्री, कैसे कंट्री को चलाना है, तो इसके लिए जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस देने का काम करता है। क्या करता है, तो इंस्ट्रक्शंस देने का काम करता है, इसलिए जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। अभी हम आगे और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू के बारे में तो समझ चुके हैं, ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसको देखो। डीपीएसपी का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना, जैसे रिड्यूस इनइक्वालिटी करना, ठीक है, प्रमोट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना, प्रोटेक्ट वीकर सेक्शंस को प्रोटेक्ट करना काम है क्या, डीपीएसपी को, ठीक है। डीपीएसपी में जो है वो इसके बारे में बताया गया है। इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना, जैसे प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज ऑफ फॉर कॉमन गुड, प्रोवाइड एडिक्वेट लाइवलीहुड, ठीक है। इसी प्रकार से देख सकते हो पॉलिटिकल एंड लीगल जस्टिस में प्रोवाइड फ्री लीगल एड, प्रमोट विलेज पंचायत, प्रमोट इंटरनेशनल पीस प्रोवाइड करता है डीपीएसपी, ठीक है। उसी प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट्स को लेकर के प्रोवाइड एजुकेशन, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, तो इस प्रकार के काम जो है वो डीपीएसपी में बताए गए हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात है कि पार्लियामेंट्री जो है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो है वो डीपीएसपी का पार्ट क्यों बनाया गया, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट क्यों बनाया गया, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो इसको बेसिक स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। बल्कि डीपीएसपी को नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो डीपीएसपी का पार्ट नहीं है। देखो यहाँ पे अच्छा से समझ,
इफ पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर बेसिक स्ट्रक्चर, अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता ना पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो क्या करता, तो देखो वहाँ पे क्या होता, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस अंडर आर्टिकल 368, अमेंडमेंट का पावर कहाँ पे है, 368 आर्टिकल के तहत जो है वो अमेंडमेंट का पावर दिया जाता है पार्लियामेंट को, ठीक है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता तो क्या करता, सदन के लोग जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही चेंज कर देता, और चेंज कर देता फिर मनमाना तरीके से जो है ना वो रूल्स इंप्लीमेंट करता किसी भी प्रकार का, जो कि सिटीजन के पक्ष में नहीं होता, ठीक है। इससे क्या होता, तो रिप्लेस पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्या हो सकता था, रिप्लेस कर देता, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ सकता था, यानी किसी प्रकार का लॉ जो है ना मनमाना तरीके से बना देता, ठीक है। अगर जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता तो सदन के लोग जो है मनमाना तरीके से कुछ भी चीज़ को लॉ बना सकता था, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या करता है, तो प्रिवेंट करने का काम करता है कि तुम इसमें चेंज नहीं कर सकते हो, तुम वायलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते हो। रिमूव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या प्रदान करता है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रदान करता है, ठीक है, पार्लियामेंट। मेक प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूटिव, और अगर नहीं होता बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट तो क्या हो जाता, प्रेसिडेंट को जो है ना वो रियल एग्जीक्यूटिव बना देता। अभी रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, पीएम है, और यहाँ पे क्या हो सकता था, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोकसभा के प्रति होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको हटा देता, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब पूरा संविधान ही जो है ना उलट फेर हो जाता फिर, ठीक है। इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो है बेसिक स्ट्रक्चर में डाला गया है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्यों रखा गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम को। उसी प्रकार से और भी ऑप्शंस जो है ना वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना कि जुडिशियल रिव्यू को क्यों रखा गया है बेसिक स्ट्रक्चर में, फेडरलिज्म को क्यों रखा गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम्स को क्यों रखा गया, और डीपीएसपी को क्यों नहीं रखा गया है। तो बता दिए कि ये इसमें जो है वो गवर्नमेंट जो है वो किस प्रकार से काम करेगा, तो इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। इसलिए ये जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली इंडिया इंटायर सिस्टम गवर्न अंडर कुड बी चेंज, तो इससे हो जाता क्या, इंटायर सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता, ठीक है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं रहता पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, विच बॉडी कैन रिमूव द स्पीकर ऑफ लोकसभा, कौन सा बॉडी जो है ना वो रिमूव कर सकता है स्पीकर ऑफ लोकसभा को। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा को जो है वो कौन रिमूव कर सकता है, किसके पास पावर है, प्रेसिडेंट क्या, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा बाय मेजोरिटी। तो इसका एक ही आंसर होगा, क्या होगा, लोकसभा बाय मेजोरिटी के द्वारा जो है ना वो स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है, यानी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कहाँ पे, लोकसभा में। द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में जो है वो रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तब जा करके इसके बारे में जो है हमारे संविधान में कहाँ दिए गए, तो हमारे संविधान में आर्टिकल 94 में दिया गया है लोकसभा स्पीकर के रिमूवल के बारे में, ठीक है। इसके लिए जो रिक्वायर्ड मेजोरिटी है उसके लिए जो है वो इफेक्टिव मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ता है। इफेक्टिव मेजोरिटी बोले तो यानी स्पीकर को अगर हटाना हो तो उसके लिए इफेक्टिव मेजोरिटी मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे देखो इफेक्टिव मेजोरिटी मेंबर्स का मतलब क्या होता है, मोर देन 50% ऑफ द टोटल इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी जितना टोटल मेंबर्स है। यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, एग्जांपल के साथ समझो। इफ़ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, अगर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा जो है 545 है, ठीक है, ध्यान रखो 5 सीट उसमें से खाली है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितना हो गया, तो 540 हो गया इफेक्टिव स्ट्रेंथ, यानी कि जितना लोग है, ठीक है। तो मेजोरिटी जो नीडेड है ना, अगर 271 लोग जो है ना अगर उसके पक्ष में हो गया कि हमें स्पीकर को रिमूव करना है, तब जाकर के क्या होगा, स्पीकर को जो है वो रिमूवल हो सकता है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि रिमूवल करने से पहले जो है ना 14 दिन पहले जो है वो नोटिस देना पड़ता है। बिफोर मूविंग रिजोल्यूशंस, रिमूवल प्रोसेस जो है वो शुरू करने से पहले 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। अभी जो है ओम बिरला जो है ना उसके लिए नोटिस आया है, ठीक है, ध्यान रखना। उसको हटाने के लिए जो है वो अपोजिशन ने नोटिस लाया है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड ओवर मीटिंग व्हेन
रिमूवल रिजोल्यूशन इज बेसिक बीइंग डिस्कस्ड, जब रिमूवल डिस्कशन जो है वो ना यानी कि जब रिमूवल प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा 14 दिन पहले जो है नोटिस दे दिया जाएगा, तब जो स्पीकर जो है ना वो सदन को जो है ना वो नहीं प्रिसाइड कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। ड्यूरिंग दैट टाइम डीएसपी स्पीकर जो है ना वो प्रिसाइड करता है सदन को, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंडामेंटल राइट वाज रिमूव्ड बाय 44th अमेंडमेंट, कौन सा फंडामेंटल राइट को जो है ना वो रिमूव किया गया था 44th अमेंडमेंट के तहत। तो कौन सा फंडामेंटल राइट्स को रिमूव किया गया था, क्या हो जाएगा, राइट टू इक्वालिटी, नहीं, ये सब तो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, ये सब जान लो कि फंडामेंटल राइट्स है, तो ये सब तो रिमूव हो ही नहीं सकता है। तो क्या रिमूव किया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को, ये भी फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन इसको रिमूव करके कहाँ डाल दिया गया था, देखो यहाँ पे द 44th अमेंडमेंट 1978 रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट से जो है ना वो रिमूव करके लीगल राइट में डाल दिया गया था अंडर आर्टिकल 300A में। कहाँ पे डाल दिया गया था, 300A में जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी को डाल दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखो 300A जो है वो क्या कहता है, तो 300A जो कहता है नो पर्सन कैन बी फोर्स टू गिव अप दिस प्रॉपर्टी अनलेस दे आर वैलिड लॉ, यानी कोई भी पर्सन को जो है ना वो फोर्स नहीं किया जा सकता है प्रॉपर्टी को लेकर के बिना वैलिड लॉ के, ठीक है, बिना लॉ के मतलब लॉ के अनुसार ही जो है ना वो किसी को प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ कहा जा सकता है, यानी कि किसी से जबरन जो है ना प्रॉपर्टी नहीं छीना जा सकता है, ठीक है, लॉ के खिलाफ में जा करके। यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ समझ लो, इफ़ गवर्नमेंट वांट्स योर लैंड टू बिल्ड ए हाईवे, अगर गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि आपकी भूमि में जो है ना वो हाईवे बनाया जाए, ठीक है, इट मस्ट फॉलो लीगल प्रोसेस, तो उसे लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इट मस्ट प्रोवाइड कंपनसेशन, सरकार को कंपनसेशन देना पड़ेगा एज पर लॉ के अनुसार। इट कैनोट टेक इट विदाउट लॉ, ये बिना कानून का जो है ना वो नहीं ले सकती है सरकार भी प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो ये हमारे संविधान के कहाँ पे डाल दिया गया है, 300A आर्टिकल में राइट टू प्रॉपर्टी को डाल दिया गया है, ठीक है, फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट में। इंपॉर्टेंट डिफरेंस, तो देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन हो गया तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत, और ठीक है, सो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो क्या, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट हो रहा हो तो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 226 आर्टिकल के तहत जो है हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहा हो तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि लीगल राइट्स अगर वायलेट होगा तब भी, लेकिन लीगल राइट्स के बारे में जो है वो आर्टिकल 32 में नहीं दिया गया है, इसलिए कहा जाता है कि रीट को लेकर जो है ना, रीट को लेकर के या फिर फंडामेंटल राइट्स को लेकर के कौन ज़्यादा ब्रॉड है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जो है ना वो ज़्यादा ब्रॉड मुद्दों को जो है ना वो सुनता है, ठीक है, लीगल राइट्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं देखता है, ठीक है। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को भी जो है वो हाई कोर्ट देखता है अंडर आर्टिकल 226, ध्यान रखने वाला। हाई कोर्ट हैज़ वाइडर पावर दैन सुप्रीम कोर्ट इन दिस मैटर, सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो कम पावर है इस मैटर में, ठीक है। व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था बिफोर 1978 में जो है ना, 1978 से पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो क्या था, फंडामेंटल राइट्स था अंडर आर्टिकल 19 फर्स्ट F में और आर्टिकल 31 में, ठीक है। लेकिन 44th अमेंडमेंट के साथ जो है वो दिस प्रोविजंस, इस प्रोविजंस को जो है वो रिमूव कर दिया गया था और इसे डाल दिया गया था लीगल राइट के रूप में अंडर आर्टिकल 300A में, ठीक है। तो पहले क्या था, तो फंडामेंटल राइट्स था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म का फीचर्स कौन सा नहीं है। फेडरलिज्म मतलब पावर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास भी, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी, तो उसे हम क्या कहते हैं, और लोकल गवर्नमेंट्स के पास भी उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो फेडरलिज्म का पार्ट कौन नहीं है, तो क्या फेडरलिज्म में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, डिवीजन ऑफ पावर्स नहीं होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट जो है वो नहीं होता है। फेडरलिज्म में यूनिटरी गवर्नमेंट्स नहीं होता, मतलब
केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पावर नहीं होता है बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो यूनिटरी गवर्नमेंट्स हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस, फेडरल कंट्रीज यूजुअली हैव रिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस। फेडरल कंट्री के पास क्या होता है, तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। बिकॉज डिवीजन ऑफ पावर्स जो है वो कहाँ होता है, तो डिवीजन ऑफ पावर जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच क्लियरली डिफाइंड होता है, जिसके कारण जो है वो ये फेडरलिज्म का पार्ट होता है। ठीक है, इंडिया हैज़ ए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस, यूएसए आल्सो हैज़ ए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट इज़ फीचर ऑफ द फेडरलिज्म। सो ये क्या है, तो फेडरलिज्म का फीचर है। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर्स का बात करें तो डिवीजन ऑफ पावर्स हम बता दें कि सेंटर और स्टेट के बीच क्या होता है, तो पावर का डिवीजन होता है। इन इंडिया दिस डिवीजन इज गिवेन, इंडिया में जो है वो डिवीजन जो है हमारे संविधान में जो दिया गया है वो कहाँ पे दिया गया है, तो 7th शेड्यूल में दिया गया है, जहाँ पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में दिया गया है। अब यूनियन लिस्ट में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट्स लॉ बनाती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो दोनों मिलकर लॉ बनाती है। ठीक है, और जो किसी में नहीं आता है उसको हम बोलते हैं रेसिडरी पावर्स। क्या बोलते हैं, रेसिडरी पावर्स बोलते हैं। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मैक्सिमम लॉ बनाती है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट जो है वो किस लॉ में है, सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट जो है वो किस में है, तो यूनियन लिस्ट में जो है वो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब ज़्यादा मुद्दों को जो है वो देखा जाता है। ठीक है, यूनियन लिस्ट में। सो दिस इज ए फीचर। अब हम देखते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट्स के बारे में। यूनिटरी गवर्नमेंट्स जो है वो नहीं है फेडरलिज्म का फीचर। क्यों, इन यूनिटरी गवर्नमेंट्स, इन यूनिटरी सिस्टम ऑल पावर इज कंसंट्रेटेड, सभी पावर जो है वो कंसंट्रेट कहाँ होता है, तो वन सेंट्रल अथॉरिटी में। स्टेट्स डू नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी, स्टेट्स के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी नहीं होता है, जिसके कारण जो है वो ये क्या होता है, ये फेडरलिज्म का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो 7th क्वेश्चंस को देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ, प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकता है तो किसके एडवाइस से। देखो इसमें हमारे संविधान में अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, तो किसके एडवाइस से जो है वो नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से जो है वो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, तो नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। द प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन द रिटेन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिटेन एडवाइस से जो है वो नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकता है प्रेसिडेंट। मैंडेटेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, ये मैंडेट कब किया गया, तो 44th अमेंडमेंट के तहत 1978 के बाद जो है ना इसको मैंडेट किया गया। ठीक है, इससे पहले जो था ऐसा नहीं था। ठीक है, ध्यान दो, नेशनल इमरजेंसी जो है वो क्या होता है, तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है व्हेन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, जब सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेटेंड, जब इंडिया को जो है ना वो थ्रेटेंड किसी प्रकार से मिलने लगे, तब जो है वो हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया था, आपातकाल घोषित कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 352 में दिया गया है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को देखो। दिस सेफगार्ड वाज अमेंडेड एडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है ना नेशनल इमरजेंसी को जो है वो और ज़्यादा जो है ना इम्प्रूवमेंट मिला। देखो यहाँ पे बिफोर दिस अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट से पहले जो है ना 44th अमेंडमेंट से पहले द प्राइम मिनिस्टर एलोन, केवल प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन लेना पड़ता था। प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो सलाह देते थे प्रेसिडेंट को कि इमरजेंसी लगाना है तो लगा दो। ठीक है, कुड इफेक्टिवली एडवाइस, अकेला एडवाइस देने वाले थे प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन ड्यूरिंग 1975 इमरजेंसी के दौरान जो है इसमें बहुत सारा मिसयूज होने लगा, जिसके कारण जो है ना वो अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी एडवाइस लेना पड़ता है प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए। ठीक है, आफ्टर 44th अमेंडमेंट रिटेन एडवाइस इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कंपल्सरी, रिटेन जो है ना एडवाइस लेना पड़ता है इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। ठीक है, इमरजेंसी लगाने के लिए। प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ इमरजेंसी पावर, इससे क्या होता है, तो प्रिवेंट्स करता है मिसयूज होने से जो है ना बचाता है इमरजेंसी पावर्स को। ठीक है,
यहाँ पे देखो ग्राउंड्स फॉर डिक्लेरेशंस, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन 3 ग्राउंड्स। प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी जो घोषित कर सकती है वो 3 तरीके से, ठीक है। अगर वार हो रहा हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा हो, या फिर आर्म रिवेलियन हो रहा हो, तब जाकर के जो है वो नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट घोषित कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक नेशनल इमरजेंसी कितना बार लगा है, तो हम इसको कई बार बता चुके हैं। नेशनल इमरजेंसी जो है वो 3 बार अब तक लग चुका है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि आर्म रिवेलियन वाज एडेड जो किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है, 1928 में। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1926 इज आल्सो नोन एज, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1926 को क्या कहा जाता है, और तो उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो कि क्या क्या इसमें चेंजेस होता। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, ठीक है। ये जो पास किया गया था वो इमरजेंसी के टाइम पीरियड में पास किया गया था। कब, तो इमरजेंसी का टाइम पीरियड जो था वो 1925 से 1927 के बीच था, ठीक है। उसी समय जो है वो 42nd अमेंडमेंट हुआ था इंदिरा गांधी के समय, और इसमें बहुत लार्ज स्केल में चेंज हुआ था, जिसके कारण इसे क्या कहा था, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या चेंजेस हुआ था। तो मेजर चेंजेस का बात करें तो चेंजेस इन द प्रीएम्बल में चेंज हुआ था। जैसे देख सकते हो कि सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ा गया था, सेक्युलर वर्ड को जोड़ा गया था, इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया था। कहाँ पे, तो प्रीएम्बल में। उसके बाद जो है वो हमारे प्रीएम्बल जो है वो क्या कहलाने लगा था, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है वो कहलाने लगा था प्रीएम्बल में, ठीक है। उसी प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटीज़ में चेंज हुआ था, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो था उससे पहले जो था वो 10 थे, ठीक है, लेकिन अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कितना है, तो 11 है। उसको इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया गया था, पार्ट 4A में, ठीक है, और ऐड किया गया था आर्टिकल 51A में, ठीक है। उसी तरह से हम पार्लियामेंट्स को पावर में भी इम्प्रूवमेंट किए थे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि इंक्रीज पावर किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट्स का पावर को जो है वो इंक्रीज किया गया था। इसी प्रकार से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी जो है वो स्ट्रेंथन किया गया था। गिव मोर इम्पोर्टेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ओवर द फंडामेंटल राइट्स लेटर करेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन मिनरवा मिल केस, ठीक है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया था आप लोग ये बताओ, ठीक है। टेन्यूर ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली का जो टेन्यूर था वो बढ़ा दिया गया था, 5 साल से जो है वो 6 साल कर दिया गया था, लेकिन फिर से जो है ना वो रिस्टोर्ड कर दिया गया था, यानी फिर से जो है 5 साल ही कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। इसी प्रकार से इमरजेंसी में जो है वो स्ट्रॉन्गर प्रदान किया था। जैसे देख सकते हो कि मेड इट ईजियर फॉर गवर्नमेंट्स टू डिक्लेयर इमरजेंसी, ईजियर हो गया था गवर्नमेंट्स के लिए इमरजेंसी को डिक्लेयर करना। लेटर सेफगार्ड्स, लेकिन बाद में जो है 44 अमेंडमेंट के तहत जो है फिर से जो वो जिसको ईजियर कर दिया गया था इमरजेंसी लगाना, उसको क्या कर दिया था, तो उसको बाद में फिर जो है ना थोड़ा हार्ड कर दिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच अमेंडमेंट एक्ट लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 से 18 साल जो है वो किस अमेंडमेंट के तहत किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखो ऑप्शंस में क्या दिया गया है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। यानी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है वो 21 से 18 साल जो है वोटिंग एज को किया गया था, ठीक है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था वो 1988 में हुआ था, जहाँ पे एज को जो है वो 21 से 18 साल रिड्यूस किया गया था। और वोटिंग एज के बारे में जो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 326 में दिया गया, कहाँ पे 326 में। इसके बारे में अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो देख सकते हो ये जो पास हुआ था एक्ट जो पास हुआ था वो 1988 में, लेकिन जो काम के लिए आया था काम में, ठीक है, इफेक्ट में आया था जो था 1989 में इफेक्ट में आया था, ठीक है। जिसमें वोटिंग राइट जो था वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट्स है। ध्यान रखना इस बात को कि वोटिंग एज जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 10th क्वेश्चन को। द राइट टू एजुकेशन वाज मेड ए फंडामेंटल राइट बाय, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था, तो किसके तहत बनाया गया था, किस अमेंडमेंट के तहत। यहाँ पे देखो अमेंडमेंट लिखा गया है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 86 अमेंडमेंट के तहत जो है वो राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स बनाया गया था, ठीक है। राइट टू एजुकेशन बिकम ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल कहाँ पे, तो 21A में इसको डाला गया है।
थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। ठीक है, कहाँ पे इसको इंसर्ट किया गया, तो 21A में आर्टिकल में ये क्या बताता है, तो ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को प्रोवाइड करता है 6 से 14 साल के बच्चों को। तो राइट टू एजुकेशन को जो है फंडामेंटल राइट्स के रूप में जो है वो डाला गया था। ठीक है, थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय।